तो बच्चों, आज मैं आपको शब्द और पद में अंतर बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बच्चे शब्द पद में तो परेशान होते ही हैं, उनको कंफ्यूजन दूर ही नहीं होता। यहाँ तक कि शब्द और अक्षर में भी उनको दिक्कत होती है। जहाँ अक्षर बोलना होता है वहाँ शब्द बोलते हैं, जहाँ शब्द बोलना होता है वहाँ अक्षर बोलते हैं। और पद शब्द को तो वो दूर दूर तक समझते ही नहीं है। बहुत जैसे कि नींद से जगा कर बताओ तब जाकर उनका ध्यान इस तरफ जाता है कि शब्द और पद में भी अंतर होता है। हालांकि शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन कब, इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। तो आज का वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें। हिंदी या किसी भी भाषा की बारीकियां समझने के लिए हमें उसके अंतर तक, यानी कि उसकी गहराई में उतरना पड़ता है, यानी कि उसके आधार को पकड़ना। आधार को पकड़कर जब हम खड़े होते हैं तब मजबूती के साथ खड़े होते हैं। और किसी भी भाषा का आधार उसकी जड़ है, उसकी शुरुआत है। और जब शब्दों से ही शुरुआत होती है, अक्षरों से ही शुरुआत होती है, तो क्यों ना हम अक्षर और शब्द और पद से शुरुआत करते हुए उसको ढंग से समझते हुए हम भाषा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ें। ठीक है, तो भाषा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ शब्द एवं पद में अंतर क्या है। शब्द एवं पद में अंतर तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप ये समझो कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। अक्षर और वर्ण में भी उसी तरह से अंतर है जो शब्द और पद में है। अक्षर यानी कि अक्षर जो कि बेतरतीब इधर उधर पड़े हुए हैं, जिनको क्रम से नहीं लगाया हुआ है। जैसे कहीं पर का लिखा है, कहीं पर आ लिखा हुआ है और कहीं पर शा लिखा हुआ है। बेतरतीब तरीके से जब अक्षर पड़े हुए हैं तो उनको हम बोलते हैं अक्षर। और जब इन्हीं अक्षरों को एक सूत्र में पिरोया जाता है, यानी वर्णमाला में जब पिरोया जाता है, तो वर्णमाला में आया हुआ हर एक अक्षर वर्ण कहलाता है ना। और एक छोटी सी बात और समझ लो कि जब हम किसी नियम के सूत्र में बंध जाते हैं, नियम के अनुसार जब हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, अलग सम्मान मिलता है, एक अलग पदवी मिलती है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर अक्षर जब आप वर्ण में पिरो देते हैं तो उसको एक सम्मान मिलता है, वर्ण की उपाधि मिलती है। इसी तरह से जब शब्द अलग अलग बिखरे पड़े हैं, किसी का किसी दूसरे शब्द के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई उसको नियम में नहीं बांधा हुआ है, तब तक वो शब्द है। जब शब्दों को नियम के अनुसार एक वर्ण, एक वाक्य में पिरो दिया जाता है, वाक्य में पिरोकर उसमें से सार्थक अर्थ जब निकलता है, तो ऐसे वाक्य का हर एक शब्द पद कहलाता है। बिल्कुल। अब यहाँ देखते हैं इसकी बारीकियां क्या है। शब्द क्या है? शब्द अक्षर या वर्णों की एक सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द अक्षर या वर्ण की सार्थक इकाई को अक्षर, ये इसलिए मैंने ऑब्लिक किया है ताकि बहुत सारे बच्चे वर्ण नहीं समझते कि वर्ण क्या है। अब अक्षर कहे तो समझ जाएंगे, तो वर्ण या अक्षर की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। और बिल्कुल सार्थक इकाई यानी कि जब शब्द बनता है तो उसका मीनिंग निकल कर जब आता है तब वो सार्थक इकाई से बोलते हैं, है ना। उसके बाद जैसे उदाहरण दे दिया, जैसे म प्लस न, म एक वर्ण लगाया, न लगाया और शब्द बना मन। मन एक सार्थक शब्द बन गया। इसी तरह से न, अमन शब्द बन गया, है ना। तो जब इकाइयों की, सार्थक इकाइयों को जोड़ा जाता है और उनसे मिलकर शब्द बनता है और शब्द सार्थक अर्थ दे रहा होता है, तब उसे हम शब्द कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि शब्द को और भी किस तरह से देखा जा सकता है। अब जहां पर शब्द में मात्रा लगी होती है, जो मात्रा होती वो भी इकाई होती, वो भी अक्षर होता है। वो कैसे? देखो,
श प्लस ई, ये जो छोटी ई लगाई है, ई यानी कि जब किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर आता है तो वो मात्रा के रूप में लग जाता है, तो श प्लस ई प्लस क प्लस श षटकोण वाला और प्लस आ, तो श और ई मिलकर छोटी ई बन गया, शी बन गया, है ना। और क और श ये सब, ये दोनों ही हल लगा हुआ है, अधूरे हैं। इसमें हमने आ की मात्रा लगा दी तो बन गयाक्षा, और शब्द बना शी औरक्षा, तो शिक्षा, ये एक सार्थक शब्द बनकर सामने आया। अब ये शब्द है क्योंकि ये अकेला पड़ा हुआ है। अब इसी शब्द को जब हम एक वाक्य में पिरो देंगे, अब वाक्य यानी कि बना हमारे सामने है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। अब इस वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द एक मीनिंग दे रहा है, एक अर्थ दे रहा है, तो यानी कि ये वाक्य जो है इसमें कोई भी शब्द बेकार नहीं है, हर शब्द को उचित स्थान मिला हुआ है। जब इस शब्द ने, इसमें आए हुए हर शब्द ने कहना माना, वाक्य के व्याकरण को स्वीकार किया, व्याकरण के नियमों का पालन किया, तब इस वाक्य का हर एक शब्द पद कहलाया, यानी कि हर एक शब्द को उचित स्थान मिला, उचित सम्मान मिला, है ना। तो कैसे, अब यहाँ प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। अब यहाँ हर एक शब्द में एक अलग नियम बने हुए हैं, हर कोई किसी ना किसी कारण से आया है। अब देखो, प्रत्येक शब्द में क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, और हर एक को हमने एक शब्द में बांध दिया, प्रत्येक, प्रति प्लस एक हो गया। अब प्रत्येक बच्चे को, ये जो है ये संज्ञा पदबंध हो गया, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक बच्चे को। अब यहाँ पे को चिन्ह लगा है, को का मतलब है कि ये कर्म कारक है, प्रत्येक बच्चे को, ये कर्म पदबंध है, कर्म संज्ञा पदबंध तो है ही, साथ में ये कर्म की ओर संकेत कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कर्म कारक लगा हुआ है को चिन्ह के कारण। अब शिक्षा का, शिक्षा एक शब्द है, एक संज्ञा है, लेकिन शिक्षा के साथ का लगा हुआ है, यानी कि संबंध कारक भी है। यहाँ पे कर्म कारक है, यहाँ पे संबंध कारक है। अब शिक्षा का संबंध कारक हो गया। अधिकार है, ये एक उसका अधिकार, यानी कि उसकी ड्यूटी है, उसका अधिकार है। अधिकार शब्द भी हम कहेंगे कि एक भाव है, अधिकार, शिक्षा का अधिकार है, यहाँ पर जो है अलग से सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है। अधिकार है यानी ड्यूटी है, यानी कर्तव्य है, यानी कि ये अधिकार शब्द जो है ये इन सारे शब्दों का राजा है, यानी इसने सारे शब्दों की पकड़ अपने में रखी हुई है ना। तो इस तरह से हमने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, यानी कि यहाँ पर आया हुआ हर एक शब्द, प्रत्येक शब्द भी पद है, बच्चे शब्द भी एक पद है, को शब्द भी एक पद है ना, शिक्षा का ये भी एक पद है, और अधिकार भी एक पद है, और है भी बेकार नहीं है भी एक पद है, जिसे क्रिया, सहायक क्रिया का अधिकार मिला, सहायक क्रिया का एक क्या कहते हैं, एक सम्मान मिला। तो इस तरह से हर एक शब्द जब एक वाक्य में पिरोया जाता है, वाक्य में नियमों के अनुसार पिरोया जाता है, किसके नियम, व्याकरण के नियमों के अनुसार जब पिरोया जाता है, तब उस वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द पद कहलाता है। ये एक छोटी सी बात आप समझ लो, पहचान लो और अपने दिमाग में इसे बैठा लो, तो आप कभी भी किसी भी वाक्य के लिए परेशानी होंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पद बोलना है या शब्द बोलना है, अक्षर बोलना है या फिर वर्ण बोलना है। तो इस तरह की गलतियों से आप बच जाएंगे अगर आप ध्यान से इसे
समझेंगे। तो आज की मैं बात इतनी ही कहना चाह रही हूँ, इसलिए इसे बार बार देखना, बार बार देखो, ताकि जब तक समझ ना आए तब तक इस पर विचार करो कि ऐसा क्यों कहा गया है, इसके मनन करो। मनन करना सबसे अधिक जरूरी होता है। किसी बात को हम सुन लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, काम में भी लग गए हो तो उस बात के, उस विचार पर अपने आप को ना उलझाई रखो कि जो अभी सुनकर आया था उसके बारे में काम करते करते भी सोचते रहो कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा। और ऐसे उदाहरण जब कोई और आपको मिलते हैं तो उस उदाहरण पर और विचार करो, और विचार करो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है चीजें। और इससे भी ज्यादा समझ तब आती है जब हम किसी और को समझा रहे होते हैं। यही बात आपने समझ ली, अब आप अपने क्लासमेट को समझा लो या फिर अपने छोटे भाई बहनों को समझा दो, तो आपके मन में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो एकदम पक्का हो जाएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट अगले वीडियो तक, बाय बाय।